बहुत देर जागा था, सोया हुआ है, अमन के ख्यालों में खोया हुआ है, अमन के ख्यालों में खोया हुआ है। ये कैसी मोहब्बत, ये कैसी जुदाई, चमन रो रहा है, मची है दुहाई। किया काम ऐसा कि हलचल मचा दी, ये दुनिया जहन्नुम थी, जन्नत बना दी, ये दुनिया जहन्नुम थी, जन्नत बना दी। खिंची आ रही है सारी खुदाई, चमन रो रहा है, मची है दुहाई। अमन का फरिश्ता कहाँ जा रहा है, चमन रो रहा है, मची है दुहाई। उस दिन जो सैलाब बॉम्बे की सड़कों पे उमड़ पड़ा था, उस पे ये ख्यालात हसरत जयपुरी साहब के बिल्कुल सही बैठते हैं। रो रहे थे लोग, दुखी हो रहे थे लोग, और एक ऐसी शव यात्रा जिसमें हजारों लोग मौजूद थे। दिन था 25 मई, बरस था 2005, और अमन का फरिश्ता हमेशा के लिए सो गया था। नाम था सुनील दत्त, और सुनील दत्त एक ऐसे इंसान जिन्हें सभी प्यार करते थे। एक सवाल मन में ये उठा आज सवेरे सवेरे, क्योंकि आज भी 25 मई है, लेकिन आज बरस 2020 है। 15 बरस के बाद मैं आज ये सोचता हूं कि ऐसी उनकी क्या अजमत थी, ऐसा उनका क्या कमाल था कि ज़मीं भी रो रही थी और एक ऐसी दुहाई मची थी, लोग दुखी हो रहे थे। ऐसा क्या था उस शख्स में, ऐसा क्या था उस शख्सियत में? मेरा ख्याल है कि एक लंबी यात्रा थी पर्सन टू पर्सोना बन जाने में, एक लंबी यात्रा। बंटवारा भी हुआ नहीं था, मिलजुल के रहते थे, ना कोई मजहब, ना कोई जाति, ना कोई दीन, ना कोई ईमान, बस एक ही मजहब था और वो था इंसान। ऐसा था हमारा देश। झेलम जो एक ज़िला है जो अब उधर सरहद पार है, वहाँ 6 जून 1929 को एक नन्हे से बच्चे ने जन्म लिया था, दीवान रघुनाथ दत्त साहब के यहाँ। बड़ी खुशी मनाई गई थी। बच्चा होनहार था, नाम दे दिया गया बलराज दत्त। बलराज दत्त पढ़ाई लिखाई करता था, लेकिन एक झटका, एक बड़ा तूफान जिंदगी में आ गया। अभी बहुत छोटे ही थे कि वालिद साहब का इंतकाल हो गया। एक नन्हे से बच्चे के सर से एक दरख्त का साया हट जाना, इसी से जाहिर हो गया था कि ये जिंदगी आम जिंदगी रहेगी नहीं, इसके तूफान अलग ही तरह के होंगे। और वही सुनील दत्त साहब की जिंदगी में आया। मेरा ख्याल है कि जब से उन्होंने होश संभाला होगा, कोई ऐसा दिन आया नहीं जब वो चैन से रहे होंगे। कुछ लोगों की किस्मत में संघर्ष होता ही ज़्यादा है। कर्म योगी थे सुनील दत्त साहब, पढ़ लिख रहे थे, जिंदगी ठीक से चल रही थी, और इतने में दूसरा झटका आया, और वो था 1947।
साथ साथ रहते रहते भाई लोग अलग हो गए। वो जो दो कौमें जिनसे ये देश बना था, अब उन्हें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम से जाने लगा और बंटवारा हो गया। विश्व इतिहास के जो सबसे दुखद पन्ने हैं उसमें हिंदुस्तान का बंटवारा अपने ढंग का एक अलग ही दर्द है। एक ऐसा दर्द है कि अगर उसको सही से देखना हो और समझना हो कि वो ये क्या है, तो अभी कुछ बरस पहले अमृतसर में एक म्यूजियम बनाया गया है। वो पार्टीशन से जुड़ी जो तस्वीरें हैं उसमें वो लगाई गई हैं। उन तस्वीरों को देख कर के यूं लगता है कि सचमुच जब सुनामी आती है तो वो समंदर ही में नहीं आती, वो जिंदगियों में भी आती है। अभी पिछले बरस में जब उस म्यूज़ियम को देख रहा था, वहाँ के चेहरे, वहाँ की तकलीफ़ें, ऐसा लग रहा था कि कैसे जिए होंगे वो लोग। जन सैलाब उमड़ा रहता था। कुछ ऐसा ही आजकल भी हो रहा है, जैसा एक अजीब किस्म के दौर से दुनिया गुजर रही है। एक ऐसा दौर जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक ऐसी बीमारी जिसका पता ही नहीं था, जिसका सिर पैर भी कुछ नहीं था। सड़कों पर जाते हुए हजारों मजदूर जो हैं, लाखों मजदूर जो हैं, उसी दृश्य को दिखाते हैं जो 1947 में दिखाई देता था। बीत वो भी गया वक्त, बीत ये भी जाएगा। तो हुआ यूं कि इधर पंजाब में आकर के जगह मिल गई, और मंडौली एक जगह है जो अब डिस्ट्रिक्ट है यमुनानगर, उसमें पड़ती है। मेरे घर से ये जगह लगभग 25 किलोमीटर कही जा सकती है। लगभग 25 से 27 किलोमीटर का फासला है हमारे आशियाने से, हमारे शहर से। तो हम सुना करते थे, बहुत पहले से सुना करते थे कि हमारे शहर से बस थोड़े ही फासले पे सुनील दत्त साहब का गांव है। खेती की जाती थी वहां पर। लेकिन जिनके सपने बड़े होते हैं उन्हें शहरों की तरफ जाना पड़ता है। गांव से निकलकर कस्बों से बाहर जाकर अपनी उड़ान लेनी पड़ती है। और सपने बड़े थे सुनील दत्त साहब के। सुनील दत्त साहब क्या, तो अभी तो वो बलराज दत्त ही थे। तो बलराज दत्त के सपने इतने बड़े थे कि वो पहुंच गए लखनऊ, मां साथ साथ। और अब एक बहन भी है, उनका नाम रानी जी, और एक भाई भी हैं, सोमदत्त जी। अब इस नौजवान ने यह समझ लिया था कि अगर जिंदगी को तराशना है तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, और पढ़ाई लिखाई के लिए लखनऊ में कर ही रहे थे पढ़ाई। लेकिन फिर वो बॉम्बे चले गए, और बॉम्बे में उन्होंने जय हिंद कॉलेज में जाकर के ग्रेजुएशन की तैयारी की, पढ़ाई लिखाई। हैंडसम इंसान थे, मतलब उसी ज़माने से दिखाई देता है। 6 फीट से ऊंचा कद, एकदम गबरू जवान पंजाब दे, और वो शख्सियत उनकी आखिर तक बनी रही। अब क्या होता है इनकी ज़िंदगी में कि जय हिंद कॉलेज में पढ़ाई लिखाई चल रही है, इधर जो वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें जॉब भी ले लेते हैं। लेकिन इससे भी काम नहीं चल रहा है, क्योंकि आवाज़ अच्छी थी, उर्दू अच्छी बोलते थे। शायद उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि पार्टीशन के दिनों में जब बड़ी तकलीफ में परिवार था, तो उससे कुछ अर्सा पहले वहाँ एक इनके वालिद साहब के दोस्त याकूब साहब थे, उन्होंने बड़ी मदद की थी। और उस मदद को सुनील दत्त साहब कभी भूले नहीं। और वो हमेशा मन में ये रखते थे कि इंसान का सिर्फ एक धर्म है, इंसानियत, ना वो हिंदू ना वो मुस्लिम। और ये उन्होंने आखिर तक इस धर्म को निभाया। शायद वो असर जो याकूब साहब का है, उसकी वजह से इनमें जो एक ह्यूमनिज्म है वो पूरी तरीके से उठता चला जाता है। अब सपने बड़े हैं, आवाज़ अच्छी है, उर्दू बोलते हैं खूब अच्छा, हिंदी भी जानते हैं, तो इसलिए रेडियो सिलोन पे, जिन्हें आजकल एंकरिंग कहते हैं या रेडियो जॉकी कहते हैं, वो वहाँ पर उनको जगह मिल जाती है। उनका काम यह है कि बॉम्बे में कलाकारों को इंटरव्यू करना है। और उसी दौरान एक अदाकारा जो उस ज़माने बड़ी मकबूल थी, उनका इंटरव्यू करने भी पहुँच गए। नाम था नरगिस जी। पहले लुक में ही उनको देखा और वो भाग गई। सपने देखने शुरू कर दिए कि क्या मुमकिन है कि एक दिन ये खूबसूरत स्त्री मेरी रफ़ीक़े हयात बन जाए।
कमाल कर रखा था उधर नरगिस जी ने, क्योंकि उनकी फिल्म से एक के बाद एक हिट होती चली जा रही थी। इधर रमेश सहगल साहब ने इस गबरू जवान को देखा और उन्हें ऑफर किया कि मैं आपको अपनी एक फिल्म में लेना चाहता हूं, रेलवे प्लेटफॉर्म फिल्म का नाम। तो इनको जो शूटिंग करनी थी वो कहीं इनकी पढ़ाई से क्लैश कर रही थी, तो मेरा ख्याल है कि एक विजन ही है ये रमेश सहगल साहब का। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, तुम पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो ये सुनील दत्त साहब फिल्म इंडस्ट्री में आ जाते हैं। पहली ही फिल्म रेलवे प्लेटफॉर्म में इनकी जो मौजूदगी है वो दिखाई देती है, क्योंकि इतने में उस फिल्म का एक गाना बड़ा मशहूर हो गया, बस्ती बस्ती पर्वत पर्वत गाता जाए बंजारा, लेकर दिल का एक तारा, बस्ती बस्ती। ये गीत सुनील दत्त साहब पे पिक्चराइज तो नहीं है, गीत तो ये मनमोहन कृष्ण जी पे पिक्चराइज है। लेकिन किसी फिल्म का अगर एक गीत हिट हो जाता है तो उसका असर उसकी कामयाबी पे भी पड़ता है। इस गीत को लोगों ने इतना पसंद किया। लेकिन इसी में एक दूसरा गीत लता जी का भी बहुत खूबसूरत, चांद मध्यम है आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है, चांद मध्यम। मदन मोहन जी का संगीत था, साहिर साहब के बोल थे। ये गीत इतने हिट हुए कि फिल्म को और थोड़ी एक कामयाबी की तरफ जाने का रास्ता खुलता चला गया, पहली ही फिल्म। इसके बाद मैं देखता यह हूं कि 1956 का बरस आता है और मुझे तो संगीत में मेरा ख्याल इसी बरस से दिलचस्पी ज़्यादा हुई थी। 1955-1956 से मैं छोटा सा बच्चा था, मैं गाने गाया करता था। तो उन्हीं दिनों मैं एक गाना गाता था, एक फिल्म आई थी एक ही रास्ता। तो मुझे कैसे मालूम है कि मैं छोटी सी उम्र में गाना गाता, चली गोरी पी से मिलन को चली, चली गोरी पी से मिलन को चली। अब ये गीत तो बड़ा कमाल का था। मेरा ये ख्याल है कि अब इतने नन्हे से बच्चे को जब आप मैं स्कूल में भी गाया करता था, मेरे टीचर बड़े खुश होते थे इनको सुनकर, तो वो गीत। लेकिन इसी का अब मैं जब एक गीत देखता हूं, वो गीत भी जो चली गोरी है वो सुनील दत्त साहब पे पिक्चराइज नहीं है, लेकिन एक गीत है साइकिल चलती चली जा रही है और उसको चला रहे हैं सुनील दत्त साहब, उनके साथ बैठी हुई हैं मीना कुमारी जी और उनके साथ में एक छोटा सा बच्चा, और एक बड़ा ही सुरीला गीत उसमें मौजूद है, झूम के पवन देखो चली चली, प्यार के नशे में देखो कली कली, फूलों के दर से ये भंवरा पुकारे, फूलों के दर से ये भंवरा पुकारे, आए दीवाने तेरे इंतजार के, सांवले सलोने आए दिन बहार के, झूमते नजारे झूमे रंग उगार के, नदी किनारे कोई पुकारे, आया जमाना हो गीत प्यार के। और यहाँ माउथ ऑर्गन बजता है, बहुत ही प्यारा गीत है। तो मैं ये देख रहा था कि ये एक ऐसे कलाकार हैं कि इनके ऊपर जो सॉन्ग्स का पिक्चराइजेशन है आगे आगे बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इसमें एक बड़ा ठहराव है वो इस गीत को जब कर रहे हैं। और अभी मैं इस गीत को सोच ही रहा था कि इसके 1956 के गीत को, तो इसके बाद में दूसरा गीत मुझे सुनाई देता है, सोया हुआ संसार है, सोया हुआ संसार, मैं जागूं यहाँ तू जागे वहाँ, एक दिल में दर्द जगाए हो, नींद न मुझको आए, ला 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 ला। यस, ये गीत, ये हेमंदा, इसमें भी हेमंदा हैं और लता जी हैं। तो इस तरह से पहली फिल्म मिल गई, फिर दूसरी फिल्म मिल गई, और इतने में जैसे किस्मत उन पे मुस्कुरा रही थी, और अब उनको महबूब साहब ने भी परख लिया
और अपनी जो उनकी मैग्नम ओपस थी मदर इंडिया, जिसकी हीरोइन नरगिस जी थी, उसमें उन्होंने नरगिस जी के 2 बेटे हैं, जिसमें एक राजेंद्र कुमार हैं और दूसरे सुनील दत्त। और मदर इंडिया के बारे में मैं क्या कहूँ, वो तो इतने ढंग की एक कल्ट फिल्म मानी जाती है। इस फिल्म में राजकुमार जो थे वो नरगिस जी के पति का रोल अदा कर रहे थे। तो ये किस किस्म की शुरुआत है। अब इसी फिल्म में कहा जाता है कि एक सेट लगा था, उसमें आग लग जाती है, सब लोग हाहाकार मच जाता है, लेकिन नरगिस जी फंस जाती हैं बीच में और वहाँ से बचाकर ले आता है गबरू जवान। और वहाँ नरगिस जी को लगा कि ये इंसान तो औरों से बहुत ही अलग है। और नतीजा ये निकला कि आरके में बेहतरीन फिल्में करने के बाद में आरके को छोड़कर जब आ गई थी महबूब साहब की फिल्म मदर इंडिया में, तो अब नरगिस जी को भी लग रहा था कि उन्हें अपनी ज़िंदगी का एक साथी तलाश करना है, और इससे बड़ा जांबाज उन्हें ज़िंदगी में कौन मिलेगा। और 1958 में नरगिस और सुनील दत्त साहब की शादी हो जाती है। यानी वो सपना जो इतने बरस पहले देखा था वो पूरा हो जाता है। क्योंकि अजीब किस्म की शख्सियत नरगिस जी की थी, उनका भी अपना एक ह्यूमनिज्म था, उनकी भी अपनी एक ज़िंदगी थी जिसमें सबके लिए जगह थी। अजीब किस्म का जीवन। अब यहाँ से फिक्र नहीं है, सब कुछ ठीक है, फिल्म्स भी मिल रही हैं, एक के बाद उनके सामने फिल्म्स भी आती चली जा रही हैं, और इधर जो कुछ हो रहा है ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। दत्त साहब के अंदर जो ख़ास बात मुझे दिखाई देती है एज एक्टर, अगर मैं इसको लेके चलूं, कि वो बहुत ही एक नेचुरल फ्लेवर था उनकी एक्टिंग। मतलब आप देखिए कि किस ज़माने में उनकी एंट्री हो रही है। 1955 में छाई पड़ी है फिल्म इंडस्ट्री। अशोक कुमार साहब मौजूद हैं, सुनील दत्त साहब देख रहे हैं कि इधर देवानंद राज कपूर और दिलीप कुमार मौजूद हैं, उधर धीरे धीरे अपनी जगह बनाते हुए शम्मी कपूर साहब भी हैं, राजकुमार भी, इतने सारे एक्टर वहाँ मौजूद हैं, और उनके बीच में सुनील दत्त साहब एंट्री ले। उन्होंने अब अपना नाम बलराज दत्त से सुनील दत्त कर लिया था। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि उस ज़माने में ऑलरेडी बलराज साहनी साहब मौजूद थे, तो शायद इस वजह से ये एक रीज़न हो सकता है, उन्होंने नाम कर लिया था सुनील दत्त। अब जैसे जब सूरज निकलता है तो ये किसी को बताना तो पड़ता नहीं कि भाई सूरज निकल आया है, वो तो रोशनी बता देती है। बिमल रॉय साहब भी एक फिल्म बना रहे हैं, और फिल्म का नाम है सुजाता। सोशल इश्यू पे बनी हुई फिल्म है। उसमें नूतन जी बड़ी अच्छी अदाकारा ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं उस फिल्म में। बर्मन दादा ने एक धुन बनाई और मजरू साहब ने उस पर एक गीत लिखा। मेरा ख्याल है कि रोमांटिक गीत की बात जब हम करते हैं, इससे ऊपर तो गीत कम ही जाते हैं जितना रोमांटिक गीत ये है। और मेरा ख्याल है इस गीत का जो पिक्चराइजेशन है वो भी अपने ढंग का कमाल है। उस ज़माने में लैंडलाइन होता था, ये मोबाइल का ज़माना तो वो था नहीं। लैंडलाइन की अपनी एक खूबसूरती होती थी कि आपको ये नहीं मालूम है कि जो घंटी बज रही है वो किसका फ़ोन है। अब मोबाइल पर तो नंबर पहले ही फ्लैश कर जाता है, लेकिन वहाँ नहीं पता लगता था। ये लैंडलाइन की बड़ी महिमा थी। जिस ज़माने में हम भी किसी फ़ोन का इंतज़ार करते थे, तो हर बजती हुई घंटी ये बताती थी, या ऐसा महसूस होता था ये घंटी वहाँ की तो नहीं है, लेकिन अक्सर वो घंटी वहाँ से नहीं आ रही होती। और जब कभी वो घंटी वहाँ से बजती थी, मन खुश हो जाता था। फ़ोन पे बात करने का मज़ा अलग था। और यहाँ तो उन्होंने पूरा गाना ही इसके ऊपर बना दिया बिमल दा ने। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आंखों में रुका, चल न सका, आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए, तेरी आँखों के दिए ढूंढ लाया हूँ। तलत साहब, इस गीत को तलत साहब ने कितने सुरीले अंदाज में गाया है, कितना सुरीला अंदाज है, क्या गाते थे तलत साहब। तो यहाँ से एक और बात समझ में आ गई कि सुनील दत्त साहब पे कोई भी प्लेबैक अगर देगा तो वो अपने ढंग का जो उनका एक्सप्रेशन होगा उस पर वो कमाल का होगा ही। तो अब तलत साहब, इधर एक और फिल्म
आती है 1961 में छाया के नाम से। अरमान था गुलशन पर बरसूं, एक शोख के दामन पर बरसूं, अफसोस जली मिट्टी पे मुझे तकदीर ने मेरी दे मारा, इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। ला 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 ला। जो लोग वेस्टर्न क्लासिकल म्यूजिक में दिलचस्पी रखते हैं उन्हें एकदम से याद आएगा, अरे ये धुन सुनी हुई है। जी हाँ, आपने ये धुन सुनी हुई है, क्योंकि ये धुन मोज़ार्ट की है। और मोज़ार्ट की इस धुन को सलील दास ने इतना पसंद किया कि एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ 2 ही धुनें कॉपी की हैं। पहली ये मोज़ार्ट से, और एक रशियन सॉन्ग उन्हें बड़ा पसंद था जिस पे उन्होंने गीत बना दिया था पहले ही, बहुत पहले ही। धरती कहे पुकार के, बीज बिछा ले प्यार के, मौसम भी था। ये देखिए ईमानदारी थी उस जमाने के संगीतकारों की। बाद में तो एक ऐसा ट्रेंड चला कि पूरी की पूरी धुन उठा लेते थे, कोई फर्क नहीं। सलील दास ने एक इंटरव्यू में बाकायदा कहा था, और उनका वेस्टर्न क्लासिकल में भी उतनी दिलचस्पी थी जितनी हमारे अपने गीतों में। मुझे ये जो गबरू जवान हैं, इनकी सॉन्ग पिक्चराइजेशन जो इन पे होता था वो मुझे बड़ा अच्छा लगता। एक गीत मैंने सुना था बहुत पहले, अब जमाने का डर है न दुनिया का गम, अपनी तकदीर पर नाज करते थे हम, आज आँखों को जलवे तुम्हारे मिले, आज आँखों को दामन तुम्हारा मिला, जिंदगी के सफर में अकेले थे हम, मिल गए तुम तो दिल को सहारा मिला, आ गए एक नए रास्ते पे कदम, जब तुम्हारी नजर का इशारा मिला। मेरा ख्याल है कि इस कलाकार का कमाल ये था कि इनको किसी भी तरह का रोल दे दीजिए, ये उसको कमाल करके दिखाते ही थे। इनकी सबसे अच्छी बात ये रहती थी कि जो इनके ऊपर किरदार इन्हें करना है, जैसे खानदान पिक्चर आती है तो खानदान पिक्चर में इनका हाथ ठीक नहीं है, मतलब फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उसको बड़े खूबसूरती से ये निभाते हैं। और उसके बाद में एक 1967 में इनकी फिल्म आती है, और वो जो फिल्म इन्होंने की उसमें यहाँ एक और आवाज़ सुनाई देती है, प्लेबैक और है। तू ही नहीं मैं ही नहीं सारा ज़माना, दर्द का है एक फसाना, आदमी हो जाए दीवाना, याद करे गर भूल न जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए, मैं जागूं तू सो जाए, मैं जागूं तू सो जाए, हो राम करे ऐसा हो जाए, मेरी निंदिया तोहे मिल जाए। यहाँ लक्ष्मीकांत प्यारे साहब का कमाल है, क्या था। और मुकेश साहब ने गाया आनंद बख्शी जी का गीत। अब तो कमाल ये था कि मुझे जीने दो के नाम से फिल्म बनाते हैं, और वो डाकुओं पे बनी हुई फिल्म है। उस जमाने में चंबल में जाके शूटिंग करना नामुमकिन था, लेकिन डाकुओं पे फिल्म बनती है। और उसमें मुझे मालूम नहीं कि ये कितनी बात सच है कितनी सही है। साहिर साहब कभी कभी इस बात का जिक्र यश चोपड़ा जी से किया करते थे कि जब एक कार से जा रहे थे साहिर साहब, तो वहाँ डाकुओं ने उनको घेर लिया था और ले गए अपने साथ में। तो जब बताया गया कि ये जो
इंसान आप लेकर आए हैं साथ में। ये बहुत बड़े शायर हैं, इनका नाम साहिर लुधियानवी है, और इन्होंने फिल्म मुझे जीने दो में एक लोरी लिखी है। तो ये भी कहा जाता है कि साहिर साहब से कहा गया था कि उसको सुना दीजिए। तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ, और दुआ दे के परेशान सी हो जा तुम। कहा जाता है कि डाकुओं का दिल बसीज गया था और उन्होंने बाइज्जत साहिर साहब को विदा किया। देखिए, फिल्म इंडस्ट्री की किस्से कहानियाँ, कितने सच कितने झूठ ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वहाँ बहुत सी बातें अफवाहों में भी आती हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है क्योंकि आफ्टरऑल कोई डाकू एक रात में डाकू नहीं बन जाता। कभी कभी हर डाकू के पीछे एक जागीरदार भी होता है गांव में, जिसने उसको शोषण किया होता है। तो अब ये पहली फिल्म है जिसमें उन्हें इनाम मिलता है, और वो है फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड। अब इसके बाद तो लाइन लग जाती है, क्योंकि 64 में एक तजुर्बा किया था उन्होंने यादें फिल्म बनाकर, और उसमें नेशनल फिल्म अवार्ड मिलता है यादें को। लोग जानते हैं कि इस इंसान का कमाल है। वही फिल्म जिसका मैं जिक्र कर रहा था, खानदान, तो उसमें उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फिर से मिलता है। उसके बाद में 68 में पद्मश्री मिल जाती है, फिर उन्हें शेरिफ भी बना दिया जाता है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो इतने सारे मिलते रहते हैं। राजीव गांधी नेशनल अवार्ड भी मिल गया, और इसके बाद अलग अलग तरह के न जाने कितने सारे अवार्ड, यहाँ तक के ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड भी। ये सब कैसे होता चला गया? ये सब होता चला गया क्योंकि सबसे पहली फिल्म उनकी रेलवे प्लेटफॉर्म के जरिए, शायद उसमें उनका नाम राम था, तो ये हो सकता है कि राम की कृपा रही हो कि सुनील दत्त पहली फिल्म से ही, इसके बाद तो फिल्म्स की कोई कमी नहीं है। कुंदन मौजूद है, और उसके बाद फिर साधना एक ऐसी फिल्म थी बी आर चोपड़ा की, जिसने जहां विजंतीमाला जी को बड़ा कमाल कराया, वहां दत्त साहब को भी बहुत, इससे इंसान जाग उठा में भी उनका रोल बहुत अच्छा है। और उसने कहा था, एक बहुत अच्छी फिल्म थी हम हिंदुस्तानी में, एक अजीब किस्म की खुशी थी, एक ख्वाब था हिंदुस्तान को कमाल बनाने का। मैं चुप रहूंगी भी एक बड़ी अच्छी फिल्म हमें दिखाई देती है। नर्तकी में वो टीचर, वो प्रोफेसर, और एक रक्कासा से उनकी मोहब्बत हो जाना। गुमराह बड़ी कमाल की फिल्म थी 1963 की। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, इसमें उनका रोल बड़ा कमाल था अशोक कुमार साहब के साथ। अशोक कुमार साहब से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी सुनील दत्त साहब की। 13 अप्रैल और 1988 को जब मेरे दोस्त कमल जी साहब की शादी थी अनुराधा पटेल जी से, तो अनुराधा पटेल जी जो हैं वो ग्रैंड डॉटर हैं अशोक कुमार साहब की। तो जब हम पहुंचे थे बारात में, तो वहाँ बारातियों का स्वागत अशोक कुमार साहब खुद कर रहे थे। हम बाराती थे, बड़े सम्मान से अशोक कुमार साहब ने हमें रिसीव किया। दादा मुनि को देखना ही हमारे लिए तो एक खुशी की बात थी। और जब अंदर मैं पहुंचा था, रिसेप्शन हो रहा था, तो कमल जी साहब ने कहा भाई मेरे साथ ही रहो, तो मैं वहीं खड़ा था। इतने में लंबे लंबे डग भरते हुए आए थे सुनील दत्त साहब। तो सुनील दत्त साहब से कमल जी ने कहा कि दत्त साहब मीट दत्त साहब। तो मेरे से दत्त साहब का परिचय इस तरह से उन्होंने कराया था। मेरे बचपन का एक ख्वाब था सुनील दत्त साहब से मिलना। मैं मिला था एक बार, जिसका जिक्र मैं अभी करूंगा। लेकिन अब उनकी फिल्म्स जो आती जा रही हैं उसमें बहुत कामयाबी है। बेटी बेटी है, गज़ल में तो उनका एक अलग ही शायर का जो रोल है, और उसके गीत मदन मोहन साहब ने बहुत अच्छे लिखे थे। और फिर उसके बाद में एक अच्छी फिल्म वक्त मल्टी स्टारर में भी वो मौजूद हैं। फिल्मों की अब कोई कमी नहीं, गबन भी मौजूद है। और इतने में आ जाती है 1966 में फिल्म आम्रपाली। आम्रपाली के बारे में मैं कुछ जिक्र करूंगा, लेकिन हमराज भी एक ऐसी खूबसूरत फिल्म है जो अपने ढंग की एक ही फिल्म है। और 1968 में तो सुनील दत्त साहब ने कमाल कर दिया। वो जो एक बुद्धू सा होता ना इंसान, बुद्धू सा, उसका रोल उन्होंने फिल्म पड़ोसन में ऐसा किया कि सब मान गए। इस इंसान को आप कोई काम दे दीजिए, ये कमाल करेंगे ही। चिराग फिल्म उनकी बहुत अच्छी अच्छी, रेशमा और शेरा उन्होंने 1971 में जो बनाई थी, वो एक बेहतरीन फिल्म थी, जिसमें आपको नए कलाकार अमिताभ बच्चन भी दिखाई देते हैं, और आगे कामयाबी हासिल करते विनोद खन्ना भी दिखाई देते हैं, राखी जी भी मौजूद हैं, वहीदा जी तो हैं ही। इसके बाद ट्रेंड चेंज हो गया था फिल्म्स का। वो बड़ी स्टंट फिल्म करने लगे थे, जैसे कि हीरा, गीता मेरा नाम, या प्राण जाए पर वचन, ऐसी ऐसी फिल्म करते, 36 घंटे।
बहुत सारी फिल्में इसके बाद वो करते चले गए, और इतनी सारी पापी फिल्म में भी उनका रोल बहुत अच्छा था। मैं इस कलाकार का कमाल यही मानता हूँ कि उसमें इतनी सेंसिटिविटी भी है कि और जो सुजाता कर ले और वो बदले की आग भी कर लेते हैं। ऐसी ऐसी फिल्म, एक बड़ी संवेदनशील फिल्म दर्द का रिश्ता भी बनाई थी। तो जो मैं अभी आपसे बता रहा था कि कई फिल्में करने के बाद फिर आखिर वो मुन्ना भाई MBBS पे आकर के ख़त्म होता है उनका काम। तो अभी जब मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि एक फिल्म आई थी आम्रपाली, आम्रपाली के डायरेक्टर थे लेख टंडन साहब। लेख टंडन जी ने अपने ज़िंदगी में लगभग 21 फिल्म्स तो बनाई होंगी, और उन 21 फिल्म्स से ये जाहिर हो गया था कि कोई पहली फिल्म प्रोफेसर लेख टंडन जी की बड़ी हिट हुई थी। तो जब आम्रपाली वो एक हिस्टोरिकल फिल्म बना रहे हैं, तो उसमें उन्हें सुनील दत्त साहब को कास्ट किया वैजंती माला जी के साथ में, और म्यूजिक तो इस फिल्म का कमाल ही था आम्रपाली का। तुम्हें याद करते करते जाएगी रैन सारी, तुम ले गए हो अपने संग नींद भी हमारी। तो लेख टंडन जी से मुलाकात होती थी लोनावाला में, कमल जी साहब और अनुराधा पटेल जी का आशियाना। वहाँ हम मानसून में बड़ा वक्त बिताते हैं पिछले इतने सारे वर्षों, 13 वर्षों से लगभग। तो वहाँ लेख जी जब आते थे तो उनसे बैठकर मैं तो बिल्कुल जैसे ना लार टपकती थी मेरी फिल्म्स के बारे में जानने को, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, तो वो मुझे बताया करते थे। तो मैं एक बार उनसे पूछ बैठा, लेख जी से मैंने काफ़ी देर तक उस दिन गुफ्तगू, लगभग 6 घंटे के करीब बातचीत होती रही, और उसमें मैंने एक सवाल उनसे पूछा। मैंने कहा कि दत्त साहब के बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ, सुनील दत्त साहब के बारे में। लेख जी, इतने बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने किया, आपने राजेश खन्ना के साथ फिल्म की, आपने शशि कपूर के साथ में फिल्म की, आपने नवीन निश्चल के साथ में फिल्म की, और शम्मी कपूर तो आपके फेवरेट ही थे, और विनोद खन्ना के साथ भी आपने की। तो इतने कमाल के कलाकारों के साथ आपने काम किया। मुझे आप ये बताइए, सुनील दत्त साहब को आपने लिया आम्रपाली में, मुझे आप बताइए कि आपकी पसंद का वो एक्टर कौन है जिसे आप हमेशा याद करते हो। लेख जी मेरे से पंजाबी में बात करते थे हमेशा। ਲੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ सुनील दत्त तो बड़ा तो कोई एक्टर नहीं, वो सुनील दत्त तो बीबा कोई एक्टर नहीं, है जा कोई इंसान नहीं जो उन्होंने तारीफ शुरू की सुनील दत्त साहब की। मैं सिर्फ उनकी आंखों में अतीत देख रहा था लेख टंडन जी की, कि इतना प्यार, इतना सम्मान। वो बीबा, बीबा पंजाबी में जो हाईएस्ट कॉम्प्लीमेंट किसी शरीफ इंसान के लिए हो सकता है वो बीबा होता है। तो सुनील दत्त साहब इतने बीबा इंसान थे। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि आम्रपाली की शूटिंग हमारे शहर में हो रही थी, क्योंकि हमारे शहर में रिमाउंट डिपो है, तो रिमाउंट डिपो मिलिट्री के अंडर आता है। तो इनको कुछ वॉर सीन्स करने थे जिसके लिए यूनिट आई थी। 1965 का आखिर था बिल्कुल, तो दिसंबर का महीना, और 66 शुरू होने जा रहा था। तो हमने अपने एक कोचिंग सेंटर में, मैं मैथ्स की कोचिंग लेने जाता था क्योंकि मैथ्स से मेरी बड़ी दुश्मनी थी। वी लव टू हेट ईच अदर, दोनों को एक दूसरे से नफरत थी। तो मुझे उसके लिए पास होना ज़रूरी था, तो इसलिए मैंने कोचिंग सेंटर पढ़ा। उसके बराबर में एक होटल था। उस होटल में कुछ अजीब अजीब से लोग आकर के दिखाई देने लगे हमें। तो पूछा, भाई क्या है? कहना जी फिल्म की शूटिंग हो रही है इस शहर में। भाई कौन है इसमें? अरे इसमें सुनील दत्त हैं, इसमें वैजंती माला है, और इसमें प्रेमनाथ हैं। तो हमें तो अब तक पता था बड़ी अच्छी, हमारी तो बड़ी जो ट्रेनिंग हो चुकी थी, युग छाया, रंगभूमि, सुषमा जो फिल्मी मैगजीन है, उन्होंने हमें बड़ी अच्छी तरह से बता रखा था कि कौन सुनील दत्त साहब हैं। तो हम तो कहने लगे, भाई शूटिंग देखनी। शूटिंग कैसे देखनी है? शूटिंग हो रही है रिमाउंट डिपो में, मिलिट्री एरिया है, अगर ट्रेस पासिंग की तो गोली लग सकती है भाई। ये बता दिया। दोस्तों ने मेरे कहा, यार देखनी तो है शूटिंग। एक दिन खैर किसी तरीके से पीछे से पहुंच गए, नदी एक पड़ती थी, नदी के पीछे से देखे, दूर से देखा वॉर सीन चल रहे हैं, लेकिन सुनील दत्त साहब नहीं थे वहाँ, प्रेमनाथ जी भी नहीं थे। तो जब एक दिन लौट के वापस आ रहे तो रास्ते में गेस्ट हाउस पड़ता था, तो वहाँ भीड़ खड़ी हुई देखी। तो जब इतनी भीड़ दिखाई दी तो मैंने सोचा अपने दोस्तों से, कहा भाई यहाँ कुछ है। तो देखा बाहर से, तो अंदर लॉन में बैठे हुए थे सुनील दत्त साहब, प्रेमनाथ जी, और एक कोई और, बाद में मैं जानता था कि वो विपिन गुप्ता जी थे, कैरेक्टर आर्टिस्ट। तो मेरे दोस्तों ने मुझे चढ़ा दिया, और चौकीदार बड़ा मजबूत खड़ा है गेट पे, और वो अंदर कम से कम 100 मीटर का फासला तो होगा, लेकिन हम देख सकते थे। दोस्तों ने चढ़ा दिया। क्यों बॉस,
मैं अपने दोस्तों के दादा थे कि भाई डेयरिंग, मतलब हम जाबाज, जाबाज सही लफ्ज़ है। क्यों बॉस, क्या इरादा है? अरे यार सुनील दत्त साहब से मिलना हो जाए। उससे गुजारिश भी, खबरदार किसी ने, अरे बिल्कुल कोई ऑर्डर नहीं है। और ऐसा मुझे वाला याद है मुझे अभी तक। तो मैंने वहाँ का जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसको देखा, तो राइट साइड की तरफ से मैं अपने दोस्तों को छोड़ दिया यहाँ पर, मैं धीरे से सरक गया और राइट साइड पे देखा तो वहाँ एक पेट्रोल पंप था। उस पेट्रोल पंप से धीरे धीरे मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ते बढ़ते पैरेलल चला जा रहा हूँ मैं बिल्कुल। और आगे जाकर के दीवार से चढ़ के मैंने पार की दीवार, और एकदम से कूद के मैं सुनील दत्त साहब के सामने आ गया। छोटा सा बच्चा, नन्हा था, और हाथ में मेरे एक मैगजीन, वो जो मैं पहले ही तैयार था कि मुझे कुछ उन पे मिलना है। तो मैं जब गया सुनील दत्त साहब के पास, तो उन्होंने एक तरफ मेरी तरफ से देखा, जी कहिए। मैं तो छोटा सा बच्चा था, उनका चेहरा, भाई ऐसा हैंडसम इंसान तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। और बराबर में प्रेमनाथ साहब बैठे हैं, वो भी पूरे अपनी मुस्तैदी में, और विपिन गुप्ता जी। तो सुनील दत्त साहब वो कार्ड जो होते हैं ना, ग्रीटिंग कार्ड, उसको साइन कर रहे थे, और सैकड़ों की तादाद में कार्ड वहाँ पड़े हुए थे। तो मैंने कहा कि मुझे आपसे सिग्नेचर लेने हैं, सुनील दत्त साहब से कहा। तो मैंने वो मैगजीन जो थी ना, प्री पिक्चर पोस्ट थी, तो उनके उसमें दरअसल क्या था, वक्त फिल्म का रिव्यू था। तो मैं सोच रहा था कि मुझे बड़ी खुशी है कि मैं वक्त फिल्म के रिव्यू पे सुनील दत्त साहब से साइन लूँगा। वो कह रहे, भाई मैं इसके मैगजीन पे साइन नहीं करूँगा, और मैं मैगजीन पे साइन नहीं करूँगा, मैं देखता हूँ, मैं तुम्हारे लिए। इतना ही उन्होंने बोला था, उधर से चौकीदार जो है वो अंदर आ गया, और उसके हाथ में मुझे दिखाई दी वो लाठी। मैं वहाँ से मैंने ये भी इंतजार नहीं किया कि हो सकता है दत्त साहब मुझे सिग्नेचर दे रहे हैं। मैं वहाँ से भागा, दीवार कूद के लौट गया, क्योंकि चौकीदार की तो नौकरी पे आ पड़ती कि ये ट्रेसपासिंग कैसे हुई। मैंने ये तो देखा कि वो लोग मुझे इस तरीके से तेजी से भागते हुए देख के मुस्कुरा रहे थे, लेकिन मैं डर इतना गया था कि मैं कूद के बाहर चला गया। लेकिन वो कंपेंसेट हो गया, बाहर आया तो दोस्तों ने कंधे पे उठा लिया मुझे। अरे वाह वाह, जय हो रमेश दत्त, तुम्हारा क्या कहना यार, तुम जाबाज हो। और वो जो बाकी भीड़ भी वहाँ खड़ी थी, अरे सुनील दत्त साहब से मिल के आया तो ऐसे हीरो बन गए देखते देखते। बड़ा अच्छा लगा। ख्वाहिश यही रहती थी कि कभी इनसे मिलें, और वो फिर कमल जी साहब की शादी पे मुलाकात हुई, बात हुई। कमाल के इंसान थे, डेयरिंग थे, फिल्में अपनी जगह रही। मैं उस इंसान को इसलिए करता हूँ पसंद कि वो एक नेशनलिस्ट हैं, वो अपने देश से प्यार करते हैं। 1962 में जब युद्ध हमारे पे हमारे पड़ोसी ने कर दिया, तो उसके बाद में अजंता आर्ट्स के नाम से एक ट्रुप बना रखा था सुनील दत्त साहब ने। सरहदों पे उसको लेकर जाते थे, फौजियों का एंटरटेनमेंट करते थे। वो फौजी जो हर वक्त देश की सेवा में लगे रहते हैं। आज हमारे देश में इतना संकट है, और उधर जो है हमारे फौजी सरहदों पे लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारा दूसरा देश बाज नहीं आता, कुछ ना कुछ हरकतें वहाँ से होती रहती हैं, और हमारे फौजी हमारे देश को, मातृभूमि को बचाए रखते हैं। तो उनको कितनी खुशी मिलती होगी वहाँ पर, फौजियों को उन्हें इस तरह से देखकर। एक तजुर्बा कर दिया 1964 में, यादें फिल्म बना के। मैं बता रहा हूँ कि क्यों वो पर्सन टू पर्सोना बनते हैं। यादें फिल्म जिसमें वो अकेले किरदार हैं, वो अकेले किरदार हैं, और वो उसमें और कोई किरदार नहीं। एक बार नरगिस जी की आवाज़ ज़रूर आती है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत ही दोस्ती उनकी बड़ी अच्छी थी, दिलीप कुमार साहब के पास ही रहते थे, तो इसलिए उनसे दोस्ती भी बड़ी अच्छी थी। हुआ कुछ यूं भी था कि 60s में एक पाकीज़ा रिवाइव करना चाह रहे थे, क्योंकि अलहदगी हो गई थी कमाल अमरोही साहब की, तो वो फिल्म रुक गई थी, बहुत अरसे से बन रही थी। तो सुनील दत्त साहब और नरगिस जी ने मीना कुमारी को समझाया था, ये कमाल की फिल्म है, तुम इसको, तुम्हारे रिश्ते पर्सनल कुछ भी हैं, लेकिन इस फिल्म को पूरी करो। और महाजबी ने उनकी बातों को मान करके इस फिल्म को पूरा किया था, पाकीज़ा। वो किसी भी जगह अगर होते थे, वो, मैं जैसे अभी शुरू ही मैंने कैसे किया, अमन का फरिश्ता कहाँ जा रहा है, वो अमन का फरिश्ता ही थे दरअसल। और फिल्म्स के अलावा वो कुछ ना कुछ करते रहते थे, झुग्गी झोंपड़ी वालियों के लिए भी कुछ करते रहते थे। उनके मन में, मतलब अब आप बताइए कि उनको शरीफ बनाया जाता है 1982 में। शरीफ, शरीफ, शरीफ मतलब मैं कहूँ कि वो तो एक पद है, लेकिन वो शरीफ आदमी हैं, और ऐसा शरीफ शरीफ भी कभी बॉम्बे को शायद ही मिला हो। इतने सारे पुरस्कार, इतनी सारी बातें उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई। अब यहाँ उनके अंदर एक नया विजन डेवलप होता है। वो जो विजन है वो इस तरह से कि पंजाब जो उनका अपना ज़मीन है वो जल रही है। आतंकवाद ने सर उठा रखा है पंजाब में, पूरी तरह से तबाह हो रहा है पंजाब।
तय करते हैं कि एक पदयात्रा करूँगा। ये 87 का बरस है, गर्मी का ज़माना है, समर ऑफ 87, और चलते हैं बॉम्बे से। पहुंचना कहाँ है? स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। देखिए, ये होता है करिश्मा एक पर्सनैलिटी का। बॉम्बे से चले, लोग साथ जोड़ते गए, बेटी साथ में है, प्रिया दत्त। प्रिया दत्त उनकी बड़ी प्यारी बच्ची, क्योंकि नम्रता जो है वो तो अलग तरह की एक्सक्लूसिव बच्ची, जिसकी शादी कुमार गौरव से हो गई, और संजय दत्त अपने आप में एक एस्टेब्लिश्ड एक्टर हो ही चुके थे, प्रिया दत्त साथ साथ, और हजारों नौजवान। सुनील दत्त साहब, मतलब एक जगह सुनील दत्त साहब ने बाद में कहा भी कि मैं सोच नहीं सकता था कि ये दुनिया मुझे इतना प्यार देती है। और अब पंजाब के बॉर्डर तक जब पहुंचे तो अब पंजाब पुलिस को बड़ी परेशानी हो गई, क्योंकि आतंकवादी इनको मार सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई रिस्क है यहाँ पे, अब आप इससे कहते मैं जाऊंगा, मुझे स्वर्ण मंदिर जाना है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बचूं मैं मरूं। और वही हुआ कि स्वर्ण मंदिर अंदर पहुंच के माथा टेका, सबके भले के लिए। 78 दिन की यात्रा थी ये, 78 डेज पद यात्रा, बॉम्बे से अमृतसर। शुड बी अराउंड 1600-1700 किलोमीटर तो होगा ज़रूर, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये कैसे कर लेते थे दत्त साहब? उनमें क्या था कि शी वॉज वेरी डेयरिंग। उनकी जो बचपन से जो ट्रेनिंग हुई थी कि तूफानों का सामना तूने करना है, तो इस तरह से उनका जीवन बनता चला गया। मेरा दोस्त अमित सेन गुप्ता बहुत ही कमाल का जर्नलिस्ट है, बहुत ही कमाल का। तो उसने क्या किया था कि ये सारी पदयात्रा को वो फॉलो कर रहा था, और उसने एक लेख लिखा, मतलब एक उनके बारे में, सुनील दत्त साहब के बारे में, जो अखबार में छपा, वो सुनील दत्त साहब ने पढ़ा। और एक बार फ़ोन आया अमित को, उन्होंने बताया, अमित ने मुझे बताया कि उन्होंने कहा, ओए अमित, तूने तो मेरे आंसू निकाल दिए, तूने क्या लिखा है मेरे बारे में, तूने मेरे आंसू निकाल दिए। और फिर बाकायदा वो अमित से मिले भी, अमित ने उनके साथ एक शाम बिताई, उसके बाद फिर भी उनसे मुलाकात उनकी हुई। अमित ने बताया कि वो इंसान इतना सादा था, जब वो बोलते थे उनकी बोलने के ढंग में एक पंजाबी लहजा आता था जिससे बड़ा अपनापन हो जाता था। तो अभी भी जब मैं अमित से बात करता हूँ कि मुझे सुनील दत्त साहब, तो कहता मैंने उनसे बताया कि मेरी माँ आपके उस गीत को बहुत पसंद करती थी, जलते हैं जिसके लिए, और आप कितना कमाल के इंसान हैं, एक्टर। तो ये सारी बातें, ये सब कुछ जो मैंने बताया कि ऐसे ही एक इंसान इतना पॉपुलर नहीं हो जाता, कुछ होता है उसके अंदर, कोई हुनर होता है। अब ये हो रहा था उधर, फिर ये ये जो है ना परमाणु बम जो हैं, इनकी बातचीत चल रही है अलग अलग। तो उन्होंने वहाँ पे देखा कि धरती के जख्म और भी हैं, और वो जापान में हैं। वो जापान जाते हैं, हिरोशिमा से नागासाकी, चूँकि उन दो जगहों पे 1945 में एटम बम गिरा था, वहाँ भी वो पदयात्रा करते हैं। तो अमन का फरिश्ता अगर सही टाइटल है तो वो तो इन्हीं के लिए बनता है ना। मैं इनकी अदाकारी को क्या कहूँ, जब पड़ोसन फिल्म बनाई गई होगी, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो जो डायरेक्टर हैं उस फिल्म के, मेरा ख्याल है ज्योति प्रसाद साहब डायरेक्टर हैं उसके, उन्होंने कैसे इतने सारे एक्टर्स को एक जगह इकट्ठा करके उन्हें रोल समझाए होंगे, और सुनील दत्त साहब को कैसे समझाया होगा। इसमें एक बड़ा खूबसूरत, पंचम के म्यूजिक बहुत अच्छा था फिल्म में, और चतुरनार भी है, लेकिन सुनील दत्त साहब पे पिक्चराइज्ड एक गीत है इसमें, मुझे बहुत पसंद है। किशोर कुमार के सबसे खूबसूरत गीतों में मुझे ये गीत पसंद है। और मैं जैसा बता रहा था, हेमंत दा ने गाया, तलत साहब ने गाया, मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया, मुकेश साहब ने गाया, तो किशोर भी यहाँ पर आ गए। तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। ये गीत मुझे बहुत पसंद है। और अदाकारी, 1981 उनकी ज़िंदगी का एक दुख का बरस है, क्योंकि कुछ अरसे से ये मालूम हो गया था कि नरगिस जी को कैंसर हो गया है। इलाज के लिए अमेरिका तक ले गए, लेकिन नहीं हुआ, और नरगिस जी दुनिया से रुखसत हो गई।
उसके बाद की ज़िंदगी सुनील दत्त साहब की बिल्कुल अलग है। फिल्म बनाई थी दर्द का रिश्ता उन्होंने, बहुत ही पुरएहसास फिल्म थी। अब उन्हें समझ में ये नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए जब भी घर जाते थे तो नरगिस जी मौजूद थी, बहुत प्यार था दोनों के बीच में, और अब वो समझ नहीं पा रहे कि क्या किया जाए। तो वो 1984 में, क्योंकि उन्हें वो नेहरूवियन जो एक कल्चर थी उसमें पले बड़े थे, हुए थे, और वो नेहरू जी को बहुत पसंद करते थे। तो अब कांग्रेस पार्टी से उनका लगाव काफ़ी हो गया और 1984 में वो राजनीति में उतर पड़ते हैं। ये कमाल है कि एक इंसान जो सोशल सर्विस करता है, एक इंसान जो अदाकारी करता है, और एक इंसान अब राजनीति में आ जाता है। और राजनीति में आकर के 1984 में कांग्रेस के टिकट पे वो 5 बार एमपी बनते हैं, 5 बार, क्योंकि आवाम उनके पीछे था। क्योंकि एक बात उनमें ये थी कि उस जमाने में 1958 में हिंदू मुस्लिम शादी होना लगभग नामुमकिन था। आपको अच्छी तरीके से याद है कि जब देव साहब ने अपना शुरू किया था करियर अर्ली 50s में, तो उनकी मोहब्बत सुरैया जी से हो गई थी। लेकिन सुरैया जी के परिवार में, ख़ास तौर से सुना जाता है उनकी नानी ने, उनकी शादी देवानंद से नहीं होने दी, मज़हब बीच में आ गया। तो जो देवानंद सुरैया जी के साथ नहीं अपना विवाह कर पाए, वो बड़ी आसानी से सुनील दत्त साहब ने नरगिस जी के साथ में 1958 में कर लिया, क्योंकि वो इतना श्योर थे अपने बारे में कि किसी को भी मेरी मुखालफत करनी है तो करो, किसी को मुझे रोकना है तो मुझे कोई रोके, कैसे रोकेगा, मैं नरगिस से प्यार करता हूं और मैं नरगिस से शादी करूंगा। ऐसी बुलंदी अगर इंसान में हो तो वो कर्मयोगी होता ही है। तो इसलिए उनकी मकबूलियत बहुत थी स्लम ड्वेलर्स में, गरीब आदमियों में, इधर उधर। कुछ लोग उन पर तरह तरह के लांछन भी लगाते थे, बाद में फिर माफ़ी भी मांगते थे। महाराष्ट्र के एक बड़े नेता जो उस ज़माने में उनके मुखालिफ थे और बहुत उनको बुरा उनको बोला था, यहाँ तक कि केस भी उसके खिलाफ किया था, बाद में उन्होंने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी थी सुनील दत्त साहब से, भाई गलती होगी। तो 2004 का जब इलेक्शन आया, इसमें फिर सुनील दत्त साहब मौजूद हैं और उन्होंने सीट जीती। अब तक सरकार ने ये सोच लिया था कि इनको कोई बड़ा काम देना है। यूथ अफेयर्स में मिनिस्टर हो गए थे, ये जो कैबिनेट बनी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है। तो लोगों का कहना उस ज़माने में ये था कि तुम 75 साल के बंदे को यूथ अफेयर्स में ला रहे हो। तो लोगों ने ये कहा था दिल जवान है भाई, तो 75 साल का यूथ अफेयर्स का मिनिस्टर, अब वो तो काम भी वैसे ही करेगा। मई में शपथ ली और जुलाई में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पहुंच गए, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में जाकर के मुझे बताइए क्या क्या खिलाड़ियों का। उन्हें कुछ खबरें मिली थी कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, मतलब जो खिलाड़ियों का हक है उतना उनको नहीं मिल रहा, उनका उतनी सम्मान नहीं हो रहा या उनको उतनी सहूलियत। तो वहाँ पहुँचे जाकर के देख, वो सारे अधिकारी तो चकित रह गए, कभी किसी ने वहाँ विजिट इस तरीके से किया ही नहीं था अचानक। और वहाँ की कमियों को सामने ला के और ये सब करके अधिकारियों को भी अच्छी तरीके से समझा के और एक नया विजन खिलाड़ियों को दे के वो वहाँ से आए। अब ये जो राजनीति है, ये खेल बड़ा खतरनाक है। इसमें कई सितारे गए और कई वापस आ गए, क्योंकि उन्हें दूर से लगता है कि हम इसमें रहते हुए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन पता ये भी चल जाता है ये एक सिस्टम है, उस सिस्टम में आपकी हैसियत बस एक प्रोजेक्ट की है। ये नहीं मालूम कि कितना फ़ायदा सुनील दत्त साहब कर पाए, लेकिन कहा यह जाता है मई का महीना था, यही मई का महीना, और शायद वो कानपुर गए थे और कानपुर में उनको लू लग गई थी, ये भी सुना जाता है। दिल्ली आना था लेकिन वो बॉम्बे चले गए और वहाँ उन्हें 25 मई की सुबह हार्ट अटैक होता है और सुनील दत्त साहब दुनिया से रुखसत हो जाते हैं। तो आज का दिन, आज सुबह ही सुबह मेरी नींद खुल गई 3 बजे, और आज सुबह ही सुबह मैंने बोलना शुरू कर दिया सुनील दत्त साहब के बारे में, क्योंकि उनके बारे में बोलने को मेरे दिल में बहुत अरसे से था, क्योंकि इस किरदार को मैं बहुत इज्जत देता हूँ, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। एक तो इनके जो कारनामे हैं, जो कमाल इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में करके दिया वो, और दूसरी बात ये कि ऐसे जो आसानी से, भाई एक फिल्म है, उस फिल्म में वो गीत गा रहे हैं, तो दाढ़ी बढ़ी हुई है और कह रहे हैं मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बहार, वरना इस हम से भरी
दुनिया में क्या रखा है। क्या एहसास है हसरत साहब का, और क्या अदायगी है पर्दे पे सुनील दत्त साहब की। ये सच भी तो है ना, ये चारों तरफ जो कोहराम मचा रहता है, ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है, ऐसा कोई स्वाद नहीं है दुनिया में जिसको चखने की हर कोई कोशिश करे और खुश हो। बहुत हर वक्त कोई ना कोई कोलाहल कोहराम मचा रहता है, लेकिन इसमें एक ख्याल है, मेरे महबूब तेरे दम से है दुनिया में बाहर, और उस ख्याल के सहारे इंसान आगे बढ़ता है। सब कुछ ठीक ही चल रहा था जिंदगी में, लेकिन अचानक एक और सुनामी आ गई थी, और बेटा संजय, जिसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख ये था कि जब उनकी पहली फिल्म रॉकी रिलीज होनी थी, उससे 3 दिन पहले ही नरगिस जी दुनिया से रुखसत हो गई थी। कहा जाता है कि फिल्म का प्रीमियर जो हुआ तो उस पर वो कुर्सी नरगिस जी की खाली रही, और सुनील दत्त भी दुखी थे, लेकिन संजय दत्त के दिल में भी बहुत दुख हुआ। उसके बाद संजय की ज़िंदगी में तूफान आ जाता है, किसी न किसी वजह से वो परेशानी में फंस जाते हैं, और यहाँ जो किरदार सुनील दत्त साहब ने एक बाप होने का निभाया है वो एग्जेम्पलरी है। उन्होंने ये नहीं देखा है कि ठीक है हो गई गलती, दुनिया से गलतियां होती हैं, लेकिन मेरा बेटा है संजय और उसे मैंने बचाना है। कौन सी कमी उन्होंने जिंदगी में छोड़ी, यहां तक कि वो एक पार्टी के थे और एक दूसरी पार्टी के बहुत बड़े कद्दावर जिन्हें हम कहते हैं इंसान, उनसे उनकी दोस्ती बड़ी अच्छी हो गई, और उन्होंने बड़ी मतलब अपनी पार्टी एक तरफ है, दूसरी पार्टी के उन नेता से उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। नाम छुपाने में क्या रखा है, बाल ठाकरे साहब। कांग्रेस और बाल ठाकरे में तो बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन सुनील दत्त और बाल ठाकरे में बहुत बनती थी, क्योंकि सुनील दत्त मानते थे कि संकट के समय में जब अपने साथ छोड़ गए थे, वो जिन पे तकिया किया वो पत्ते हवा देने लगे थे। कहा जाता है कुछ करीबी लोगों ने ही कुछ खेल खेले थे जिसकी वजह से ये परिवार में परेशानी इतनी बड़ी आई थी। बाल ठाकरे साहब को बहुत इज्जत देते थे, बहुत सम्मान देते थे। वो यहाँ वो मज़हब की बात नहीं, यहाँ जाति की बात नहीं, यहाँ पार्टी की बात नहीं, यहाँ 1 to 1 की रिलेशनशिप है। बेटे के लिए जान लड़ा दी उन्होंने, लेकिन वही है, बेटे को आज़ादी हासिल हुई, लेकिन तब तक सुनील दत्त साहब दुनिया। मैं सोचता हूँ एक जीवन में एक इंसान कितने दुख सहता है। वो 5 बरस का बच्चा जिसके सर से बाप का साया उठ जाता है, उसके बाद फिर वो 70 साल और जीता है। और जैसा मैंने कहा, एक ही ओएसिस था इस डेजर्ट में, वो थी नरगिस जी। बड़ा प्यार था दोनों में, बड़ा प्यार था। एक गृहस्थी जो आइडियल गृहस्थी मानी जाती है, कितना प्यार बच्चों से करते थे दोनों। ये अपने ढंग की एक अलग कहानी है सुनील दत्त साहब की। मेरे लिए तो आज ज़रूरी था, क्योंकि बहुत दिनों से मन में यही आ रहा था। सभी लोग सबके बारे में बात करते हैं, लेकिन सुनील दत्त साहब के बारे में इतनी गहराई तक जाकर के बात क्यों नहीं करते। अदाकारी का तरीका देखिए ना। शाम जब आंसू बहाती आ गई, शाम जब आंसू बहाती आ गई, हर तरफ गम की उदासी छा गई, दीप यादों के जलाकर रो दिए आपके पहलू में आकर। नरगिस जी के पहलू में अपने दर्द छुपा लेते थे, शेयर कर लेते थे, बाद के दुख तो सब अपने ही थे। तो ऐसी ही वो शाम रही होगी जैसी शाम आज की होगी 25 मई की। कितनी उदासी रही होगी, परिवार की कितनी बड़ी परेशानी रही होगी, किस तरह की शख्सियत है, कौन सा हिस्सा है जिसमें सुनील दत्त साहब नहीं है। रोमांस भी देखिए ना, पलकों की गलियों में चेहरे बहारों के हंसते हुए, है मेरे ख्वाबों के क्या क्या नगर इनमें बसते हुए, ये उठे सुबह हो चले
ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। मदन मोहन जी के गीत तो सुनील दत्त साहब पे बहुत ही खूबसूरत फबते थे। चराग दिल का जना बहुत अंधेरा है। आने वाली नस्लें यही कहेंगी, बहुत अंधेरा है, क्योंकि अब ऐसे इंसान दिखाई नहीं देते। इस अंधेरे में उंगली पकड़कर जो बाहर ले जाएं, ऐसे इंसान अब दिखाई नहीं देते। दौर बदल चुके हैं, इस कदर फासले बढ़ गए हैं, और बचे खुचे फासले जो हैं इस बीमारी ने आकर के बढ़ा दिए हैं। ये बीमारी जो पिछले 2 महीने से पूरी दुनिया को निगले हुए है। मैं आज सोचता हूं कि ऐसे संघर्ष में ऐसे कर्मयोगियों की जरूरत थी जैसे सुनील दत्त साहब थे। हम दुआ करते हैं इस सृष्टि के लिए, इस दुनिया के लिए, कि सब लोग मिलकर के इस जंग से बाहर आएं, और वही जो सुनील दत्त साहब की ज़िंदगी का पैगाम था कि मिल के रहो, मिलजुल के रहो, कभी मत सोचो आप कौन से धर्म से हो, जाति से हो, क्या आपका ओहदा है, कभी फिक्र नहीं करी। सुना जाता है कि जिसका मन उनसे मिलने का होता था वो मिलते थे, खूब तफसील से बातचीत करते थे और बताते थे। जो एक्टर्स के साथ में उनके संस्मरण होते थे वो भी बताते थे। अमित के साथ भी जब उनकी बात हो रही थी, अमित मेरे दोस्त के साथ, तो उन्होंने राजकुमार के बारे में बताया था कि किस तरह राजकुमार के साथ में, मतलब वो फिल्म शायद हमराज में था, उसमें ये था कि मुक्का मार के गिरना है, मतलब राजकुमार को गिरना है सुनील दत्त साहब ने। तो सुनील दत्त ने अमित को बताया कि राजकुमार के जानी नहीं, राजकुमार गिरते नहीं। तो मतलब आप सोचिए कि कितनी मुश्किल हो गई होगी डायरेक्टर के लिए, लेकिन खैर किसी तरीके से सुनील दत्त साहब ने कोई कंप्रोमाइज़ करा दिया। इंसान थे कमाल के। तो आज की जो शहर है वो सुनील दत्त साहब के नाम है, उस परिवार के नाम है। वो परिवार मौजूद है, उस परिवार की खुशहाली के लिए हम दुआ करते हैं। और मैं अपनी बात को अंजाम देना चाहूँगा। बहुत देर जागा था, सोया हुआ है, अमन के ख्यालों में खोया हुआ है, अमन के ख्यालों में खोया हुआ है। ये कैसी मोहब्बत, ये कैसी जुदाई, ज़मीं रो रही है, मची है दुहाई। जिस्म ही फना होते हैं, रूह तो रहती है। और आज भी दत्त साहब जहां जिस रूप में भी होंगे वो देश के भले का ही सोच रहे होंगे, क्योंकि इससे कम वो कुछ सोच ही नहीं सकते। इससे कम वो कुछ सोच ही नहीं सकते। किया काम ऐसा कि हलचल मचा दी, ये दुनिया जहन्नुम थी, जन्नत बना दी, खींची आ रही है सारी खुदाई। यही दिन था, टूट पड़े थे लोग सड़कों पे बॉम्बे की। अमन का फरिश्ता कहाँ जा रहा है? अमन का फरिश्ता रुखसत हो गया अपने पीछे एक पूरी कहानी छोड़कर, लेकिन आने वाली नस्लों को ये ताकीद करके कि ये देश है, इस देश से प्यार करो, इसकी मिट्टी को अपने माथे से लगाओ। अपने भाई के लिए भी फिल्म बनाई थी उन्होंने, मन का मीत। वो परिवार को भी प्यार करते थे, वो दुनिया को भी प्यार करते। सोमदत्त साहब के लिए भी पहला लॉन्च किया था विनोद खन्ना के साथ। और ये तो ऐसे ही इंसान कर सकते हैं जिनके दिल में सबके लिए जगह हो, सबके लिए सब कुछ करते हुए आज के दिन रुखसत हुए। वो 6 जून का दुनिया में आ जाना और आज के दिन चले जाना एक लंबी कहानी है सुनील दत्त साहब की। मैंने तो वर्चुअली उनका एक बायोग्राफिकल स्केच रख दिया, उनके बच्चों ने किताब लिखी है उन पे, और बाकी हमारे जैसे लोग हैं ना, उन्हें याद करने के लिए करते रहेंगे। आप सबके लिए भी मेरी बड़ी दुआएं। ये बीमारी चारों तरफ फैली है, इससे जल्दी से बाहर आएं,
ज़िंदगी पटरी पे लौटे। मुझे अपने देश की रहनुमाई में पूरा यकीन है, देश के माशरे में यकीन है, सब ठीक होगा एक दिन। दुआएं दुआएं।